नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। इस दौरान जम्मू और गुवाहाटी में नवनिर्मित एनसीबी क्षेत्रीय कार्यालयों का होगा उद्घाटन। गृह मंत्री ऑनलाइन ड्रग निस्तारण पखवाड़ा अभियान का करेंगे शुभारंभ। इसके तहत देश भर में लगभग 6,000 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 2,09,500 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरकार की शून्य सहनशीलता नीति सुदृढ़ करना, नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना। बैठक में अगले 3 वर्षों में मादक पदार्थों के नियंत्रण की प्रभावी रणनीति तैयार करने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड में विभिन्न बैठकों, विभागीय समीक्षा कार्यक्रम और फील्ड विजिट में शामिल होंगे। वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में पूर्व विद्यार्थियों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किसान संवाद खेतों का भ्रमण, फसल का जायजा लेंगे और कृषि विषयों पर करेंगे चर्चा। वहीं पंतनगर में एक बैठक में वो राज्य में कृषि संबंधित विकास कार्यों की प्रगति पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर हो रही है। इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा होगी। सेशल्स की नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित, साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी करेंगे मुलाकात। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल, भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे भाग। भारत ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी सेशल्स भारत की महासागर दृष्टि और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करने पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने संदेश में लिखा, नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर हुई खुशी, जो यूएन महासचिव की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए स्पेशल एडवोकेट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लंबे समय से वैश्विक स्तर पर उठा रही हैं आवाज। मुलाकात के दौरान इस बात पर हुई चर्चा कि कैसे भारत के डीपीआई से आई क्रांति वित्तीय सेवाओं को ज्यादा सुलभ और किफायती बना रही है, साथ ही ईज ऑफ लिविंग को बेहतर कर रही है, बड़े पैमाने पर लोगों को सशक्त बना रही है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत ब्रिटेन एफटीए को भारत का अब तक का सबसे व्यापक व्यापारिक समझौता बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के उद्योग यदि समझौते का लाभ उठाएं तो आर्थिक साझेदारी की संभावनाएं असीमित। इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अब व्यापार से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं। पश्चिम एशिया में उपजे संकट के बाद एलपीजी आपूर्ति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटा लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और स्वच्छ ईंधन के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के विस्तारीकरण की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।
वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया। दीक्षित अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और उन्हें एजेंसी के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने महेश दीक्षित की नियुक्ति को मंजूरी दी। 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका का वो स्थान लेंगे। महेश दीक्षित आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक आईबी प्रमुख बनाया गया। यूपी सरकार के सख्त रुख की वजह से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितता और गबन के मामले में अयोध्या पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर सीएम योगी द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ये मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें राम शंकर यादव, टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा का नाम शामिल। पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं से गहराई से जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राज्य सरकार ने ममता बनर्जी के शासनकाल में सभी विभागों के भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने का दिया संकेत। गुरुवार को बजट पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी विभागों पर व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाएगा। साथ ही दास गुप्ता ने कहा कि विभाग अव्यवस्था के कारण करोड़ों के कर्ज परियोजनाओं के ठप होने का कारण है। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार क्यों हुआ, ये बताएंगे और सभी विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित कैग रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया जाएगा। कोलकाता के तारातला बिल्डिंग हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में पुलिस प्रशासन, नगर निगम के अलावा अधिकारियों के साथ साथ आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञ भी शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच सिर्फ घटना के कारणों तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए एक ठोस थर्ड पार्टी ऑडिट तंत्र तैयार किया जाए। समिति को अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी। इस बीच एसडीआरएफ अधिकारी आज तारातला में घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचाया। प्रशासन को 103 से ज्यादा व्यापारियों के आवेदन मिले। जल्दी 2500 व्यापारियों के दूसरे दल को भी पास जारी किए जाएंगे। पंजाब और तेलंगाना में मतदाता सूची के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की हुई शुरुआत। चुनाव आयोग ने इस व्यापक अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने पर है। दोनों राज्यों में बूथ लेवल अधिकारियों जो हैं वो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जब पूरा होगा, उसके साथ इस कवायद का भी अंत होगा। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी घर से फॉर्म प्राप्त नहीं होता तो संबंधित बीएलओ 3 बार तक वहां जा सकता है। बीएलओ के हर एक दौरे का रिकॉर्ड रखा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में जिला प्रशासन को तुरंत निरीक्षण करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर गठित जिलाधिकारी स्तरीय समिति की जांच में अस्पताल में कई गंभीर कमियां आई सामने। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के हर अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो मरीजों की सेवा ईमानदारी और जिम्मेदारी से करें और मरीज के समय पर और सम्मानजनक देखभाल के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान आई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। दुर्घटना में 30 लोग हुए घायल।
हादसे के बाद घायलों को शिकोहाबाद के जिला अस्पताल में ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को रेफर किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन किया आमंत्रित। आवेदन का नामांकन 10 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किया जा सकता है। डीआरडीओ ने स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्र के लिए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस प्रमाण पत्र भारतीय वायुसेना को सौंपा। वर्ष 2017 से प्रारंभिक परिचालन मंजूरी मिलने के बाद अब ये प्रणाली पूरी तरह से ऑपरेशनल। डीआरडीओ भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत के सहयोग से विकसित नेत्र हवाई निगरानी, युद्ध क्षेत्र में स्थिति की सटीक जानकारी और बैटल मैनेजमेंट क्षमताओं को मजबूत करेगा। बेंगलुरु में आयोजित समारोह में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इस प्रणाली की विश्वसनीयता और उपयोगिता साबित हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक संकल्प के तहत 26 जून को इस दिन के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। इस वर्ष की थीम में रोकथाम पर निवेश करने पर जोर देते हुए नशामुक्त समाज का संकल्प लिया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एंटी ड्रग अवेयरनेस रन स्टॉप ड्रग्स को हरी झंडी दिखाई। आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। भारत सहित कई देशों में आज ताज़िए निकाले जा रहे हैं, मजलिसों का आयोजन हो रहा है, लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर देश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन और पुलिस जुलूस मार्गों पर निगरानी रखे हुए ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए। वक्त एक ब्रेक का है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए गेहूं, चना और मसूर की MSP पर खरीद की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया। अब किसान खराब मौसम और मंडियों की भीड़ जैसी समस्याओं से बचते हुए आगामी 8 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों को आसानी से बेच पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 6 लाख से ज्यादा नए पक्के मकानों को दी मंजूरी। यह मंजूरी वर्ष 2024-25 से 28-29 के बीच लागू होने वाले नए चरण के तहत दी गई। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया और कच्चे मकानों में रहने वाले लाभार्थियों की पहचान कर ली गई। सरकार मई 2026 तक 42 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की लागत वाली 1987 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी कर रही है, जिसमें परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का दबदबा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का पैमाना प्लेटफॉर्म केंद्रीय अवसंरचना परियोजना की निगरानी और समय पर समीक्षा को मजबूत बना रहा है। ये पोर्टल डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद कर रहा है। मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण ने अपने 154वें स्थापना दिवस पर 5028 करोड़ रुपए से अधिक की 63 नई परियोजनाओं का किया ऐलान। परियोजनाओं में नई योजनाओं की घोषणा के साथ कई कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मुंबई बंदरगाह जैसे संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण। ये कदम बंदरगाह के आधुनिकीकरण और देश की आर्थिक प्रगति को और गति देने में सहायक। अदानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड ने 5 राज्यों के 6 हवाई अड्डों पर 655 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एयरपोर्ट सिटी विकसित करने के लिए पहले चरण में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की योजना की घोषणा की। AACL ने कहा कि इस परियोजना के तहत मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी हवाई अड्डों के आसपास लगभग 2 करोड़ वर्ग फुट मिश्रित उपयोग वाली बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। IBM ने दुनिया की पहली सब 1 नैनोमीटर चिप तकनीक पेश की, जो 0.7 नैनोमीटर प्रोसेस और नैनोस्टेक आर्किटेक्चर पर आधारित है। नाखून के आकार की इस छोटी चिप में 100 अरब ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये नई तकनीक जनरेटिव AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे भविष्य के डिवाइस और अधिक तेज हो पाएंगे। IMF ने ईरान संघर्ष और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को 6.5% पर रहने का अनुमान बरकरार रखा। IMF की संचार निदेशक जूली कोजैक ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर किया प्रदर्शन। दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में भारी निवेश कर रही हैं। गूगल, ABB, एट्रंक, CVP इन्वेस्टमेंट्स और सेंट गोबेन जैसी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और विनिर्माण क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश का किया ऐलान। निवेश की इसी श्रृंखला में हाल ही में अमेजॉन के CEO ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद 48 अरब डॉलर के बड़े निवेश की घोषणा की। ये निवेश क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपनी के प्रति भरोसे को भी दिखाता है। वैश्विक CEO भारत को दीर्घकालिक विकास के सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में देख रहे हैं। वो यहां अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आंध्र प्रदेश से 4.3 टन बंगनपल्ली आमों की पहली खेप समुद्र के मार्ग सफलतापूर्वक सिंगापुर पहुंची। ये उपलब्धि ICAR और एपीडा द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के जरिए हुई संभव। समुद्री मार्ग से आमों का निर्यात हवाई परिवहन की तुलना में काफी सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय आमों की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसकी क्षमता में होगी बढ़ोतरी। इस सफलता से सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और UAE जैसे देशों में आमों के निर्यात को नई गति मिली। इससे न केवल निर्यातकों को लाभ होगा, बल्कि हमारे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की प्रबल संभावना। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के जरिए 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को दी मंजूरी। देश भर के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मजबूत हुई। वेनेजुएला की राजधानी कारागास में आए 2 भीषण भूकंपों ने भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक 235 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1500 से अधिक घायल हुए। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और राहत और बचाव कार्यों को तेज करते हुए स्थानीय सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने संकट के समय में भारत द्वारा एकजुटता दिखाने और सहायता की पेशकश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। संयुक्त राष्ट्र की एक समुद्री एजेंसी ने ओमान के तट के पास एक जहाज को निशाना बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों को निकालने का काम रोका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सुरक्षा गारंटी मिलने तक निकासी अभियान को निलंबित रखा। इस क्षेत्र में जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर जोखिम पैदा हो गया है। ये जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और LNG का परिवहन करता है। इस घटना से वैश्विक स्तर पर समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे। सैमसंग ग्रुप सोमवार को दक्षिण कोरिया में अगले 10 वर्षों के लिए 1000 ट्रिलियन वॉन के भारी भरकम निवेश की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अत्याधुनिक चिप फैक्ट्रीज स्थापित करने के लिए 300 ट्रिलियन वॉन का निवेश शामिल। ये बड़ा ऐलान राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग भी रहेंगे मौजूद। बैठक का मुख्य उद्देश्य सियोल के बाहरी इलाकों में औद्योगिक विस्तारीकरण को बढ़ावा देना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हेती और सीरिया के प्रवासियों से टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस वापस लेने का रास्ता किया साफ। इस फैसले से अब इन देशों के लाखों प्रवासियों को अमेरिका से निकाले जाने का खतरा और बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस निर्णय पर चिंता जताई। कहा, सदस्य देशों से शरणार्थी कन्वेंशन और मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपील की है।
साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी इन दोनों देशों की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के असर की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने कहा कि सरकार इस कानून का स्ट्रेस टेस्ट करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रेगुलेटर इसे प्रभावी ढंग से लागू कर पा रहे हैं या नहीं। शुरुआती रिपोर्ट्स के विपरीत एक नई स्टडी में पाया गया कि इस प्रतिबंध का किशोरों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बहुत कम असर पड़ा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने देश के मिसाइल कार्यक्रम को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हथियारों की परीक्षण की निगरानी की। इन परीक्षणों में मुख्य रूप से 240 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर शामिल थे। नाटो प्रमुख मार्क रट ने घोषणा की कि जुलाई में अंकारा में होने वाले समिट में अरबों डॉलर के नए रक्षा समझौतों का ऐलान किया जाएगा और यूक्रेन को समर्थन देने का वायदा दोहराया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में जेलेंस्की भी होंगे शामिल। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम आज से आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज के साथ नए अभियान की करेगी शुरुआत। श्रेयस अय्यर पहली बार भारतीय T20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इस मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। वैभव के पास अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को स्थापित करने का मौका। भारत ने विश्व महिला T20 कप 2026 में अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा हुआ है। गुरुवार को भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में तीसरी जीत हासिल की। बांग्लादेश से मिले 133 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के तेज तर्रार अर्धशतक की मदद से 16.5 ओवर में विकेट खोकर, जो कि 5 विकेट थे, उसे हासिल कर लिया। शेफाली ने 34 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली। 21 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर महिला T20 विश्व कप के एक संस्करण में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। चर्नी ने बांग्लादेश की पारी में 2 विकेट लेकर अपने विकेट्स की संख्या को 12 तक पहुंचाया। आइवरी कोस्ट ने फीफा विश्व कप में इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ग्रुप ई के निर्णायक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से मात दी। निकोलस पेपे ने 2 गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट 6 अंकों के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा। ग्रुप ई के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने बड़ी उलटफेर करते हुए जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ इक्वाडोर ने नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। 1 गोल से पिछड़ने के बाद इक्वाडोर ने जोरदार वापसी की। इक्वाडोर के लिए नेल्सन एंगलो और गुंजालो प्लाटा ने गोल किए। नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराकर फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल किया। डच टीम ने मैच के शुरुआती 7 मिनट में ही 2 गोल दागकर जीत की नींव रखी। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। वहीं ट्यूनीशिया लगातार 3 हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर। जापान और स्वीडन ने ग्रुप एफ से विश्व कप के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। स्वीडन ने जापान के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी हासिल की। स्वीडन 4 अंकों के साथ ग्रुप एफ में तीसरे स्थान पर रहा और सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर अंतिम 32 में पहुंचा। जापान दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंच गया। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का अगला सत्र 25 जुलाई से, इसका फाइनल 23 अगस्त को खेला जाएगा। इस 138 साल पुराने टूर्नामेंट में 24 टीमें लेंगी हिस्सा, जिनमें 2 विदेशी टीमें शामिल। मैच 5 शहरों कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलोंग में खेले जाएंगे। एक्सपो सेंटर में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ